कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े समंदर के बीच से, जहां हमें एक मछुआरा दिखाई देता है जो कि अपनी छोटी सी बोट लेकर समंदर में मछली पकड़ने के लिए आया है। तो यहाँ वो समंदर में जाल फेंकने के बाद जब जाल उठाने का टाइम आता है तब वो अपनी पूरी ताकत से जाल को खींचने लगता है, लेकिन अजीब तरीके से जाल किसी भी तरह ऊपर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जाल किसी चीज के साथ अटक गया है। इसलिए वो आदमी यहाँ और देर न करते हुए खुद ही समंदर के पानी में उतर जाता है और वो समंदर की गहराई में जाकर देखता है कि उसका जाल एक पत्थर के साथ अटका हुआ है। वो तब जल्दी से अपना चाकू निकालकर जाल को काटकर छुड़ा रहा था, लेकिन तभी उसका आसपास एकदम अंधेरा हो जाता है और वो जैसे ही ऊपर देखता है ठीक तभी दिखाई देता है कि हजारों मछलियों ने उसे घेर लिया है। पल भर के अंदर ये सारी मछलियां उसे निगल जाती हैं और वो तुरंत वहीं पर मर जाता है। असल में अब दुनिया की अलग अलग जगहों पर इस तरह के अजीब वाक्य हो रहे थे। अब अगले दिन सुबह हमें उस समंदर के किनारे का एक सीन दिखाई देता है जहाँ लियोन और उसका एक दोस्त खड़े थे। वो लोग बेसिकली मरीन क्रिएचर्स पर रिसर्च करते हैं और वो यहाँ समंदर के किनारे पड़ी हुई एक बहुत बड़ी व्हेल मछली को देख रहे थे जिसका वजन लगभग 30 टन के आसपास था, लेकिन व्हेल की बॉडी पर बहुत सारे चोट के निशान थे और वो मर चुकी थी। लेकिन लियोन को ये किसी भी तरह समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी व्हेल की ये हालत किसने की। लियोन को शक होता है यहाँ के मछुआरों पर, इसलिए लियोन तब एक मछुआरे के पास जाकर जब भी व्हेल के बारे में पूछता है तब वो मछुआरा उसे कुछ न बोलकर उसे अपनी एक बोट के पास ले जाता है जिस बोट पर एक बहुत बड़े साइज की शार्क ने हमला किया था। ये मछुआरा यहाँ लियोन को बताता है कि कल जब वो अपनी बोट लेकर समंदर में गया था तब उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। बीच समंदर में अचानक ही उसकी बोट के पास बहुत बड़ी बड़ी शार्क आने लगती हैं। शार्क्स के साथ बहुत सारी व्हेल भी थीं और वो इतनी ज्यादा खूंखार हो चुकी थीं कि वो उसकी बोट की हालत एकदम तहस नहस कर रही थी। इसलिए एक मोड़ पर मौत के मुंह से बचने के लिए उसने व्हेल पर हमला किया था। हालांकि ये सब कुछ जानने के बाद लियोन बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और उसे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्यों अचानक समंदर के जानवर इतने खूंखार हो गए हैं। दूसरी तरफ हमें चार्ली नाम का एक बायोलॉजिस्ट दिखाई देता है। वो भी बेसिकली समंदर के अलग अलग क्रिएचर्स पर रिसर्च करता था और प्रेजेंट में उसे अपने रिसर्च सेंटर से समंदर की देखरेख की जिम्मेदारी मिली है। तो अचानक ही समंदर के बीच में सेट किए गए टावर के अंदर उसे एक सिग्नल मिलता है जो कि कोई अच्छा साइन नहीं था। तो वो इस बात को जल्दी से चेक करने के लिए समंदर के एकदम नीचे चला जाता है और वो देखता है कि टावर के साथ जो डिटेक्टर है वो डिटेक्टर समंदर के बीच के कुछ एल्गी के साथ अटक गया है। इसके बाद जब वो उस डिटेक्टर को निकाल रहा था ठीक तभी उसे वहां अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। इससे वो बहुत डर जाता है और वो जल्दी से डिटेक्टर को लेकर ऊपर आ जाता है। इसके बाद वो बोट में लेटकर एक लंबी सांस लेता है, जैसे लग रहा था कि वो मौत के मुंह से वापस आया है, लेकिन अभी भी उसका काम खत्म नहीं हुआ था। उसे फिर से इस डिटेक्टर को अपनी जगह पर सेट करना होगा, लेकिन उसकी बॉडी में अब इतनी ताकत भी नहीं थी। इसीलिए वो तब अपने बॉयफ्रेंड विकी को हेल्प के लिए बुला लेता है। इसके बाद वो दोनों मिलकर जैसे तैसे डिटेक्टर को फिर से सेट कर देते हैं। अब जब भी वो दोनों वहां से लौट ही रहे थे ठीक तभी विकी यहाँ एक चीज नोटिस करता है जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। चार्ली तब उस चीज को खींचकर अपने पास लाता है और वो विकी को वहां आग जलाकर एक ट्रिक दिखाता है और वो उसे बोलता है कि ये एक तरह के मरीन क्रिएचर्स हैं जो मरने के बाद लंबे टाइम तक समंदर में तैरते रहने की वजह से ये बेसिकली एक तरह के फायर आइस में बदल जाते हैं और इसमें मीथेन गैस होने की वजह से इनमें आसानी से आग लगाई जा सकती है। ये बात विकी को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन तभी चार्ली आसपास देखकर नोटिस करता है कि पूरा समंदर फायर आइस से भर गया है, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं थी। इसलिए चार्ली तब जल्दी से अपनी रिसर्च टीम को ये बात इन्फॉर्म करता है। रिसर्च टीम भी ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है और वो चार्ली से कहते हैं कि वो लगातार समंदर की हर चीज पर नजर रखे और वहाँ का हर एक अपडेट उन्हें देता रहे। दूसरी तरफ हमें लियोन दिखाई देता है। लियोन लगभग कुछ दिनों से आसपास की शार्क्स पर नजर रख रहा था, लेकिन इन कुछ दिनों में वो वैसा कोई बदलाव नोटिस नहीं करता है। पर एक दिन देखा जाता है कि अचानक ही वो समंदर की गहराई से अजीब सी आवाजें सुनता है जो कि बिल्कुल भी कोई नॉर्मल आवाज नहीं थी। इसलिए लियोन तब खुद ही एक बोट लेकर समंदर की उस जगह पर जाना चाहता था जहाँ से आवाजें आ रही थीं। एक टूरिस्ट बोट भी उसी तरफ जा रही थी क्योंकि टूरिस्ट शार्क देखने आए थे। इधर लियोन जब अपनी बोट लेकर उस तरफ जा रहा था ठीक तभी उसकी बोट के सामने एक बहुत बड़ी शार्क आ जाती है। पहले तो लियोन काफी डर जाता है, लेकिन यहाँ देखा जाता है कि शार्क असल में खूंखार नहीं थी। वो कुछ देर लियोन की तरफ देखकर चुपचाप चली जाती है। इसलिए लियोन थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि उसने पहले सुना था कि समंदर के जानवर बहुत अग्रेसिव हो गए हैं, पर उसे इस बात का कोई सबूत नहीं मिल रहा था। दूसरी
तरफ टूरिस्ट्स शार्क देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और इधर पानी के नीचे देखा जाता है कि बहुत सारी शार्क्स टूरिस्ट्स की बोट की तरफ बढ़ी चली आ रही हैं और ऐसे में वहां वो बड़ी शार्क भी आ जाती है जिसे लियोन ने कुछ देर पहले देखा था। टूरिस्ट्स ये देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और वो वहां अलग अलग वीडियो बनाने लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वो शांत शार्क इतनी खूंखार हो जाती है कि वो तुरंत समंदर के नीचे से बाहर आती है और वो सीधे टूरिस्ट्स की बोट के ऊपर कूद जाती है। इससे वो बोट एकदम 2 टुकड़ों में बंट जाती है, जिसके चलते सारे टूरिस्ट्स एकदम पानी में गिर जाते हैं और ठीक तभी वहां लियोन आ जाता है। लियोन जैसे तैसे कुछ पैसेंजर्स को बचा पाता है, पर ज्यादातर पैसेंजर्स यहाँ मारे जाते हैं। यहाँ तक कि यहाँ लियोन का सबसे करीबी दोस्त लूसी भी मारा जाता है। लियोन तो बहुत ज्यादा अपसेट हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर क्या हो रहा है। अब दूसरी तरफ हमें समंदर के बीच एक बहुत बड़ा रिसर्च शिप दिखाई देता है, जहाँ एक काफी बड़ा हेलीकॉप्टर आकर लैंड करता है और इस हेलीकॉप्टर से बेसिकली फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर सीगल आए हैं, क्योंकि समंदर में और समंदर के जानवरों में जो बदलाव आ रहे हैं वो इस बात पर रिसर्च करके देखना चाहते हैं। असल में उस दिन उस विशाल शार्क के टूरिस्ट्स पर हमला करने के बाद से ही अलग अलग रिसर्चर्स और साइंटिस्ट्स ने समंदर पर नजर रखनी शुरू कर दी थी और डॉक्टर सीगल उनमें से सबसे मेन थे। अब सीगल अपनी पूरी टीम के साथ समंदर के अंदर एक डीप सी कैमरा भेज देता है और वो समंदर की गहराई की अलग अलग चीजें देखने लगता है। इसी बीच वो देखता है कि समंदर के नीचे मिट्टी के ऊपर बहुत भारी तादाद में कीड़े मौजूद हैं और ये कीड़े आमतौर पर बर्फीले इलाकों में पैदा होते हैं। वैसे समंदर की गहराई में थोड़े बहुत कीड़े होना एक नॉर्मल बात थी, लेकिन यहाँ कीड़े इस कदर फैले हुए थे कि समंदर के नीचे की मिट्टी तक दिखाई नहीं दे रही थी। इसके बाद वो लोग जब इस बात को थोड़ा और गहराई से देखने जाते हैं, ठीक तभी उनके डीप सी कैमरे की लाइट बंद हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि कैमरे के साथ कुछ है। यहाँ फिर से उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन कुछ ही देर में लाइट वापस आ जाती है। सीगल खुद इससे काफी टेंशन में आ जाता है। वो तब अपनी टीम को जल्दी से उन कीड़ों के सैंपल कलेक्ट करने को बोलता है। इसके बाद उन बर्फीले कीड़ों पर रिसर्च करके पता चलता है कि बर्फ पर नॉर्मली जो कीड़े रहते हैं, ये कीड़े उनसे काफी अलग हैं, क्योंकि इनके दांत हैं और इनकी रिप्रोडक्शन पावर बहुत ज्यादा है। ये कुछ ही सेकंड्स के अंदर हजारों की तादाद में अपनी आबादी बढ़ा सकते हैं, जो कि सच में बहुत डरावनी बात थी। इधर पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व करके वहाँ की प्रोफेसर कैथरीन सबको बताती हैं कि ये कीड़े कोई आम कीड़े नहीं हैं, बल्कि इनकी बॉडी में एक खास तरह का बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से इन्हें जिंदा रहने के लिए बर्फ की जरूरत होती है। इसलिए ये बर्फ खाते खाते समंदर की इतनी गहराई में आ गए हैं। अब दूसरी तरफ हमें लियोन दिखाई देता है। लियोन ने एक सीनियर के साथ समंदर के पोर्ट के पास चला जाता है, जहाँ वो जहाज खड़ा था जिस पर कल शार्क्स ने हमला किया था। लियोन उस जहाज के पास जाकर देखता है कि जहाज के राडार और जहाज की अलग अलग जगहों पर अजीब से कीड़े चिपके हुए हैं और कीड़ों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि ये पूरे जहाज को निगल रहे थे। लियोन खुद भी ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है। इसके बाद वो अपने सीनियर से जान पाता है कि पहले इन कीड़ों की तादाद बहुत कम थी, लेकिन ये मिनट मिनट में इतना ज्यादा रिप्रोड्यूस कर रहे हैं कि इनकी गिनती बढ़ती ही जा रही है। लियोन तब कीड़ों के कुछ सैंपल लैब में चेक करने के लिए ले जाता है और इन कीड़ों पर रिसर्च के बाद उन्हें एक बात पता चलती है, वो ये कि इन कीड़ों की बॉडी में कुछ ऐसा इन्फेक्शन था जो इससे पहले कभी किसी मरीन क्रिएचर की बॉडी में नहीं पाया गया था। लियोन को ऐसा लग रहा था कि यह मानव जाति के लिए कोई बहुत बड़ा इशारा है, शायद पृथ्वी बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करने वाली है। इसलिए वो तब जल्दी से अपनी टीम को लेकर आता है और उस विशाल साइज की शार्क को रिसर्च के लिए ले आता है, जो कि समंदर के किनारे मरी हुई पड़ी थी। और वो उस शार्क पर रिसर्च करके देखता है कि उस शार्क के दिमाग के अंदर ठीक वही इन्फेक्शन मौजूद है जो जहाज पर चिपके कीड़ों की बॉडी में था। यानी मरीन क्रिएचर्स में जो बदलाव दिखाई दे रहे थे वो बेसिकली इसी इन्फेक्शन के बैक्टीरिया की वजह से हो रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात बेहद हैरान करने वाली थी, वो यह कि समंदर का हर एक जानवर अगर इन्फेक्टेड होता है तो उन्हें अलग अलग बैक्टीरिया इन्फेक्ट करते हैं। इसलिए यह कभी भी पॉसिबल नहीं है कि जो बैक्टीरिया इतने छोटे जीवों पर हमला कर पाया है वो इतने विशाल साइज की शार्क को भी इन्फेक्ट कर दे। अब पूरी सिचुएशन को और साफ तौर पर समझने के लिए लियोन समंदर का एक मैप निकालता है और वो उन सभी जगहों को मार्क करना शुरू कर देता है जहां अब तक शार्क और दूसरे जानवरों ने अजीब बिहेवियर दिखाया था। तो अब पूरे मैप पर मार्क करने के बाद देखा जाता है कि वहां एक अजीब सा पैटर्न बन जाता है जो कि शार्क्स का एक माइग्रेशन रूट था। यानी बेसिकली इन्हीं जगहों पर शार्क्स अब घूम रही हैं और लियोन का मानना था कि उस पूरे इलाके में वो खतरनाक बैक्टीरिया फैला हुआ है। इसलिए इस बात को पूरी तरह चेक करने के लिए वो अगले ही दिन अपने एक दोस्त को लेकर समंदर में चला जाता है और वो खुद उस जगह पर चला जाता है जहां शार्क्स मौजूद थी। हालांकि वो सेफ्टी के लिए ऐसे टाइम पर जाता है जब शार्क्स आमतौर पर सो रही होती हैं। इसके बाद लियोन एक एक शार्क के पास जाकर उन्हें देखने लगता है, मगर इतने विशाल जानवरों के बीच जाकर वो बहुत ज्यादा डर रहा था। लेकिन अब
इंसानों की सेफ्टी के लिए उसे ऐसा करना ही होगा। वो तभी शार्क्स की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए एक सोती हुई शार्क की बॉडी पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा रहा था, लेकिन ठीक तभी शार्क्स नींद से जाग जाती हैं। लियोन इससे बहुत ज्यादा डर जाता है और वो तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ बोट पर उसके टीम मेंबर भी बहुत ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि उसने भी देख लिया था कि शार्क्स जाग चुकी हैं। इसीलिए वो जल्दी से लियोन को जैसे तैसे बोट पर चढ़ने में हेल्प करता है और वो इस बार के लिए किसी तरह जिंदा बचकर उस जगह से भाग निकलते हैं। इसके बाद देखते ही देखते लगभग कुछ दिनों का टाइम बीत जाता है। लियोन तब फिर से अपनी टीम के साथ समंदर में जाता है ताकि आज वो अपने उस ट्रैकिंग कैमरे को वापस ला सके। हालांकि इसके लिए आज उसे समंदर के अंदर नहीं उतरना पड़ता, बल्कि उसका ट्रैकिंग कैमरा पानी में तैर रहा था। इसीलिए लियोन जल्दी से तब कैमरे को लेकर अपनी लैब में वापस आ जाता है और वो कैमरे के वीडियो फुटेज चेक करना चाहता है। वो तब ट्रैकिंग कैमरा कनेक्ट करके अपनी पूरी टीम के साथ वीडियो फुटेज देखने लगता है। शुरुआत के वीडियो में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन बाद में उन्हें एक अजीब चीज दिखाई देती है। वो ये कि एक एक शार्क को अलग अलग जगहों पर जाना चाहिए था, लेकिन अब शार्क्स ऐसा नहीं कर रही हैं, बल्कि वो एक लाइन बनाकर सीक्वेंस में पानी के नीचे की तरफ जा रही हैं। यानी वो समंदर की इतनी ज्यादा गहराई में चली जा रही हैं, जितनी गहराई में शार्क्स का कभी भी जाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ शार्क्स का बिहेवियर देखकर ऐसा लग रहा था कि शार्क्स को शायद समंदर की गहराई से कोई कंट्रोल कर रहा है। अब वीडियो के बिल्कुल लास्ट सीन में देखा जाता है कि शार्क्स जब समंदर की एकदम गहराई में पहुंचती हैं, तब वहाँ अजीब सी लाइट जैसा कुछ दिखाई देता है और उसके अंदर से एक बहुत भारी दहाड़ की आवाज आने लगती है और सारी शार्क्स उसी जगह पर जाकर रुक जाती हैं। ऐसा लग रहा था कि यह चीज शायद उन्हें कंट्रोल कर रही है और यह सीन देखकर हर एक साइंटिस्ट एकदम हैरान रह जाता है, क्योंकि ये लाइट जैसी चीज असल में क्या भला है, इस बात का वो अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे थे। अब हमें कल रात का एक वाकया दिखाई देता है। एक बहुत बड़ा जहाज समंदर के बीच से जा रहा था, लेकिन अचानक एक जगह पर आकर जहाज रुक जाता है। यानी जहाज चाहकर भी उस जगह से हिल नहीं पा रहा था। इससे जहाज के अंदर मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ठीक ऐसे में देखा जाता है कि पूरे जहाज को उस लाइट जैसी चीज ने एकदम घेर लिया है और तुरंत वहां के पानी में अजीब किस्म की लहरें दिखाई देने लगती हैं, जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। इसके बाद देखा जाता है कि धीरे धीरे वो लाइट जैसी चीज जहाज को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है और महज कुछ ही सेकंड्स के अंदर जहाज वहां डूब जाता है। यानी उस लाइट जैसी चीज ने जहाज को अजीब तरीके से क्रश कर दिया। इधर लियोन और बाकी लोग जब वो फुटेज देख रहे थे, तब उन्हें समंदर के नीचे वो डूबा हुआ जहाज दिखाई देता है और जहाज की कंडीशन देखकर वो समझ जाते हैं कि ये जहाज 2-4 दिनों के अंदर ही डूबा है और इस जहाज के डूबने के पीछे जरूर कोई और वजह है, क्योंकि पिछले 1 महीने के अंदर समंदर में कोई तूफान या ऐसा कुछ भी नहीं आया था। अब इस बात को लेकर सभी साइंटिस्ट्स के बीच भी कंफ्यूजन शुरू हो जाता है, लेकिन उनके बीच जो सबसे बड़े साइंटिस्ट थे यानी सीगल, उन्हें यहाँ चार्ली की बातें लॉजिकल लग रही थीं, क्योंकि असल में पिछले कुछ दिनों से जो भी वाकये हो रहे थे वो किसी चमत्कार से कम नहीं थे, क्योंकि इन सब बातों को लेकर उनके पास कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी नहीं था। तो सीगल जब अपने घर बैठकर इन सब चीजों के बारे में सोच रहे थे, ठीक तभी उन्हें उनके स्टूडेंट का फोन आता है, जिसका नाम था किट। किट यहाँ उन्हें एक वीडियो भेजता है जो कि बेसिकली समंदर के एक और रिसर्च का वीडियो था। इस वीडियो में भी वो अजीब लाइट दिखाई दे रही थी, यहाँ तक कि वो भयानक दहाड़ की आवाज भी सुनाई दे रही थी। इसके बाद सीगल इस पूरे मामले को लैब में रिसर्च करके देखने को बोलते हैं। इसके बाद सच में आवाज के साथ हर एक वीडियो का मैच मिल जाता है, इसलिए सेल तब तुरंत चार्ली के सीनियर को ये बात बताता है। सीनियर समझ जाता है कि वो बेकार में ही चार्ली पर गुस्सा कर रहा था, लेकिन फिर भी वो चार्ली के सामने झुकना नहीं चाहता था और चार्ली ने जो सही अंदाजा लगाया था, इस बात को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। इसलिए अगले दिन सीगल खुद चार्ली से मिलने के लिए चला आता है और वो चार्ली को बताता है कि वो उसकी बात से एग्री करता है। चार्ली ने जो अंदाजा लगाया है वही सही है और चार्ली आज पूरी रिसर्च टीम के साथ पैसिफिक ओशन के एक और बड़े रिसर्च के लिए जाएगी, जहां इस पूरे मामले को और बड़े लेवल पर डिस्कस किया जाएगा। इसलिए बेसिकली सीगल उसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने आया है। तो चार्ली के वहां जाने से पहले सीगल उसे काफी सारे वीडियो फुटेज दे देता है, जो बेसिकली उसे अपने स्टूडेंट किट से मिले थे, ताकि वो उन वीडियो फुटेज को वहां की रिसर्च में काम में ला सके। सीगल यहाँ चार्ली को उसके काम के लिए बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता है, जिसके चलते यहाँ उन दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और चार्ली यहाँ सीगल से विदा लेकर अपने वॉच टावर की तरफ निकल पड़ती है। दूसरी तरफ हमें सीगल का वो स्टूडेंट किट दिखाई देता है जो एक रिसर्च लैब में काम कर रहा था, लेकिन यहाँ भी एक अजीब वाकया हो जाता है। देखा जाता है कि यहाँ एक साथ सबके फोन
फोन पर रिंग बज उठती है। इसके बाद फोन चेक करने पर पता चलता है कि उनके फोन पर एक बड़ी सुनामी का वार्निंग मैसेज आया है, जिसका डेंजर लेवल बहुत ज्यादा था। और ये सुनामी जिस शहर में अब आने वाली थी, उन शहरों में चार्ली का वो वॉच टावर भी शामिल था, जहां अभी बेसिकली चार्ली अपनी रिसर्च के लिए गई हुई है। ये खबर मिलने पर किट तब चार्ली को बार बार फोन करने लगता है ताकि वो उसे सावधान कर सके, लेकिन चार्ली बेसिकली अपना फोन अपने घर पर ही भूल कर आ गई थी, इसलिए चार्ली से फोन पर किसी भी तरह कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। इस वजह से किट तब जल्दी से सीगल को ये बात इन्फॉर्म करता है ताकि वो चार्ली को उस वॉच टावर में जाने से मना कर सके, लेकिन चार्ली तो ऑलरेडी वहां पहुंच चुकी थी। फिर भी सीगल तब जल्दी से अपने हेलीकॉप्टर की हेल्प से जैसे तैसे चार्ली के वॉच टावर तक पहुंच जाता है। और सुनामी जब उसके वॉच टावर को एकदम तोड़कर तहस नहस करने वाली थी, ठीक उसके कुछ मिनट पहले सीगल उसे किसी तरह बचाकर हेलीकॉप्टर में चढ़ा लेता है और वो लोग नीचे देखते हैं कि चार्ली का पूरा वॉच टावर पल भर के अंदर पानी में समा जाता है। फिर भी आज सीगल की वजह से किसी तरह चार्ली की जान बच जाती है, मगर इस दौरान फिर से दुनिया की अलग अलग जगहों पर अजीब अजीब चीजें हो रही थीं। कहीं कहीं आसमान में झुंड के झुंड पक्षी उड़ रहे थे, तो कहीं कहीं सुनामी आने के बजाय समंदर का वाटर लेवल नीचे गिर रहा था, जिसके चलते समंदर के किनारे सूख रहे थे। हालांकि जो लोग इस वक्त समंदर को अपनी आंखों से देख रहे थे, वो सब समझ चुके थे कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, बल्कि समंदर एक बहुत बड़ी तबाही से पहले अपना सारा पानी पीछे खींच रहा है और पल भर के अंदर पूरा पानी पूरे शहर पर टूटने वाला है। इसलिए जो जहां था सब भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन देखते ही देखते विशाल समंदर अलग अलग शहरों पर टूट पड़ता है, जिसके चलते सैकड़ों लोग मारे जाते हैं और सैकड़ों शहर तबाह हो जाते हैं। अब जब ये पूरा मामला बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका था, तब गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई जाती है और उस मीटिंग में एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट सबको एक ऐसे वायरस के बारे में बताता है जो कि उस सुनामी से भी कहीं ज्यादा खतरनाक था। वो यहाँ बताता है कि समंदर के अंदर जो वायरस ऑलरेडी फैल चुका है, वो अगर इस तरह धीरे धीरे इंसानों की बॉडी में फैलना शुरू हो गया तो कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। इससे सब बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। मगर दूसरी तरफ देखा जाता है कि वो वायरस ऑलरेडी इंसानों की बॉडी में फैलना शुरू हो चुका है। एक गैराज के अंदर जब एक एम्प्लॉय काम कर रहा था, ठीक तभी अचानक उसकी तबीयत एकदम खराब हो जाती है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसके मुंह से खून आने लगता है, ठीक वैसा ही जैसा शेफ के साथ भी हुआ था। इसके बाद पल भर में वो भी वहां दम तोड़ देता है। अब हमें दुनिया के एक दूसरे कोने का एक भयानक सीन दिखाई देता है, जहां अचानक से समंदर के नीचे जितने भी केकड़े थे, वो सारे केकड़े समंदर से निकलकर शहर की तरफ आ रहे थे और वो इतनी तेज स्पीड से चारों तरफ फैल रहे थे कि इंसानों को उनके चंगुल से भागने तक का टाइम नहीं मिल रहा था। एक कपल यहाँ केकड़ों से बचने के लिए बाइक लेकर भाग रहा था, लेकिन बाइक की फुल स्पीड भी केकड़ों की रफ्तार के आगे हार मान जाती है। केकड़े तुरंत उन दोनों को निगल जाते हैं और देखते ही देखते पूरा शहर केकड़ों के कब्जे में चला जाता है। और यही सेम वाकया दुनिया के कई और देशों में भी हो रहा था। इधर सेल जब इस हादसे की खबर पाता है, तब वो उस केकड़े का एक सैंपल लाकर रिसर्च करना शुरू कर देता है और केकड़े पर रिसर्च करने के बाद उसकी बॉडी में वही सेम बैक्टीरिया पाया जाता है जो उस लॉबस्टर की बॉडी में मिला था। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि उन केकड़ों की आंखें ही नहीं थीं, यानी वो समंदर की इतनी ज्यादा गहराई में पैदा हुए थे कि वहां उनकी आंखें ही डेवलप नहीं हुई, जो कि बहुत डरावनी बात थी, क्योंकि इस तरह के बिना आंखों वाले जीव कभी भी समंदर के ऊपर नहीं आते हैं। और इसके अलावा बिना आंखें होने के बावजूद वो इंसानों पर कैसे हमला कर रहे हैं, इन सब बातों को लेकर सेल बहुत ज्यादा टेंशन में था, क्योंकि उसे इन सब के पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं मिल रहा था। मगर ऐसे में डॉक्टर सोफिया सेल से कहती है कि वो गॉड पर बहुत ज्यादा भरोसा करती है और उसका मानना है कि इंसान जब बहुत ज्यादा पापों से भर जाता है, तब ऊपर वाला कुदरत के जरिए उन पर अपना कहर ढाता है और उसे ये सब ऐसा ही कुछ लग रहा है। हालांकि बिना किसी सबूत के सेल इन सब बातों पर यकीन नहीं करना चाहता था, लेकिन इन कुछ दिनों से जो कुछ भी हो रहा था वो सब ऊपर वाले की करिश्माई ताकत की तरफ ही इशारा कर रहा था। इसलिए वो यहाँ सोफिया से कहता है कि ऊपर वाला कहर ढा रहा है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा इतना भरोसा जरूर है कि समंदर के अंदर कोई ऐसी मिस्टीरियस चीज है जो इंसानों से कहीं ज्यादा पावरफुल है और उसने पूरे समंदर को अपने कंट्रोल में ले लिया है। शायद वो इंसानों से उनके साथ हुए अन्याय का बदला ले रही है, इसलिए अगर अभी सावधान नहीं हुए तो पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी। इस वजह से सेल इस पूरे मामले को दुनिया के सामने रखने के लिए फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है और वो सबको समझाने की कोशिश करता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है, हर चीज के पीछे किसी मिस्टीरियस पावर का हाथ है।
शायद ऊपर वाला खुद कुदरत के जरिए इंसानों से बदला ले रहा है, इंसानों को खत्म कर रहा है। इसलिए अभी सबको सावधान होकर ऊपर वाले से दुआ करनी चाहिए। लेकिन यहाँ कई बड़े बड़े ऑफिसर्स सेल की बात पर बहुत जोर से हंस रहे थे, क्योंकि सेल की बातों का कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं था। मगर सेल जब यहाँ अपनी बातों के कुछ लॉजिक्स और वीडियो फुटेज दिखाता है, तब यहाँ मौजूद कई लोगों के मन में इस बात को लेकर डर बैठ जाता है। यहाँ तक कि देखा जाता है कि सेल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में समंदर के वो साइंटिस्ट्स की टीम भी जुड़ी हुई थी, जो लोग इस मामले पर काफी दिनों से रिसर्च कर रहे थे। तो सेल यहाँ जो कुछ भी कह रहा था, उस सबसे साइंटिस्ट्स की पूरी टीम एग्री कर रही थी, क्योंकि अचानक विशाल शार्क्स का बार बार इंसानों पर हमला करना, समंदर की भयानक सुनामी का इंसानों को तबाह कर देना, समंदर से केकड़ों का बाहर आकर इंसानों को निगल जाना और साथ ही समंदर की उस रहस्यमयी लाइट के अंदर पूरे जहाज का समा जाना, ये सब किसी मिस्टीरियस वाकये के बिना कुछ और हो ही नहीं सकता। इसके बाद देखा जाता है कि सीगल तब सेल के साथ एक मीटिंग अरेंज करता है। साथ ही वो यहाँ उन सभी साइंटिस्ट्स को भी बुलाता है जिन्होंने बेसिकली समंदर के अलग अलग मिस्टीरियस वाकये देखे थे। तो सीगल तब उन सब के साथ इस मुद्दे पर डिस्कशन करना शुरू करता है, मगर काफी बातचीत के बाद भी यहाँ कोई साइंटिफिक रीजन नहीं मिल पाता है। इसलिए वो सब डिसाइड करते हैं कि वो इस पूरे मामले को फिर से एक मिस्ट्री के तौर पर ही एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। मगर इस बात से उनकी सबसे सीनियर प्रोफेसर कैथरीन वहां से चली जाती हैं और वो टीम से हमेशा के लिए बाहर हो जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि दुनिया का कोई भी इंसान साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के बिना उनकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। इसलिए जहां उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वहां वो नहीं रहेंगी। मगर उनके चले जाने से उनकी टीम का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा और उनकी इस रिसर्च को उनके बिना पूरा करना नामुमकिन बात थी, क्योंकि अगर वो चली गईं तो गवर्नमेंट की तरफ से रिसर्च के लिए उन्हें पैसा भी नहीं दिया जाएगा। फिर भी सीगल यहाँ पूरी रिसर्च की जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर ले लेता है और वो गवर्नमेंट की मीटिंग के जरिए सबको समझाकर कहता है कि उनके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। उन्होंने समंदर के अंदर जो मिस्टीरियस चीज देखी है, उन्हें जैसे भी हो उसके साथ कम्युनिकेट करना होगा और उसी से जानना होगा कि आखिर वो चाहती क्या है। और उसका अंदाजा था कि वो चीज बेसिकली समंदर के सबसे गहरे पॉइंट पर मौजूद है और उन्होंने रिसर्च के लिए उस चीज का नाम इल रखा है। इसलिए रिसर्च के लिए उन्हें बहुत बड़े फंड की जरूरत थी। लेकिन सीगल की इस तरह की अजीब बातों पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने सीधे सीधे उसे फंड देने से मना कर दिया। इससे सीगल बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। लेकिन उसी दिन देखा जाता है कि एक बहुत बड़ी जापानी शिपिंग कंपनी का मालिक उन्हें फंड देने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि उसके खुद के अंडर चूंकि बहुत सारे जहाज चलते हैं, इसलिए उसने भी इन सब मिस्टीरियस हादसों के बारे में सुना था। और अगर समंदर सच में इस तरह इंसानों से बदला लेने लगा और इंसान अपने काम के लिए समंदर पर डिपेंड नहीं रह पाए, तो सबसे ज्यादा नुकसान उसी का होगा। अब उस जापानी आदमी से फंड मिलने के बाद सीगल जल्दी से अपनी पूरी साइंटिस्ट टीम को रेडी कर लेता है। और अब चूंकि ये रिसर्च बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, इसलिए हर एक साइंटिस्ट अपनी फैमिली से आखिरी बार विदा लेता है, क्योंकि वो जिंदा लौट पाएंगे या नहीं ये कोई नहीं जानता था। तो इसके बाद वो सब तैयारी करके एक बहुत बड़े रिसर्च शिप पर रिसर्च के लिए निकल पड़ते हैं और ऑलरेडी मॉनिटर्स के जरिए समंदर की अलग अलग जगहों पर नजर रखी जा रही थी। तो मॉनिटर के जरिए लोकेशन ट्रैक करते करते वो साउथ डायरेक्शन की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उस अजीब चीज यानी ईल की आवाज साउथ डायरेक्शन से ही आ रही थी। तो वो जितने ज्यादा आगे जा रहे थे, मॉनिटर के जरिए वो उतने ही ज्यादा उन बैक्टीरिया को नोटिस कर पा रहे थे जिनकी वजह से बेसिकली इंसानों की मौत हो रही है। और अब लोकेशन उन्हें जो जगह दिखा रही थी, वो जगह बेसिकली अंटार्कटिका की एक खास किस्म की वैली थी, जहां आमतौर पर इंसान आते जाते ही नहीं थे। इसलिए शायद वो बैक्टीरिया वहां हजारों सालों से मौजूद है, जो किसी वजह से अब फैल गया है। तो जहाज के अंदर हर एक साइंटिस्ट एक एक छोटी चीज को बारीक से देख रहा था और हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी काफी अच्छे से निभा रहा था। उनके जहाज के अंदर एक रिपोर्टर भी थी। वो रिपोर्टर यहाँ हर एक साइंटिस्ट का अलग अलग इंटरव्यू ले रही थी। तो रिसर्च का सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। लेकिन जब वो अपनी टारगेटेड लोकेशन के करीब पहुंचते हैं और शिप समंदर की काफी गहराई में आ जाता है, ठीक तभी उनके साथ अजीब वाकये होने लगते हैं। पल भर के अंदर उनके पूरे जहाज का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बंद हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। इससे हर एक साइंटिस्ट बहुत ज्यादा डर जाता है। मगर कुछ ही देर में फिर से इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाती है और उनके मॉनिटर की स्क्रीन भी बदल जाती है। वहां ऑटोमेटिक तरीके से ऑडियो ट्रैकिंग चालू हो जाती है, जिससे हर एक साइंटिस्ट समझ जाता है कि वो अब उस सिग्नल को पाने वाले हैं जिसका वो इंतजार कर रहे थे। हालांकि वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि ईल के साथ वो कम्युनिकेट कैसे करेंगे, लेकिन वो चूंकि ईल को ऊपर वाले का ही कोई कहर मान रहे थे, इसलिए ईल को इमोशनल करने के लिए और उसे कंट्रोल में लाने के लिए वो एक बच्चे के रोने की आवाज समंदर की गहराई में भेज देते हैं, ताकि ईल खुद से उनके साथ कांटेक्ट करने का कोई रास्ता निकाल ले। यानी ये तरीके नॉर्मल साइंटिफिक तरीकों से बिल्कुल अलग थे। मगर इस तरह काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी उन्हें ईल की तरफ से कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था। तो वो इस तरह घंटों चुपचाप
चुपचाप बैठे नहीं रह सकते थे, इसीलिए पूरे मामले को खुद डायरेक्ट चेक करने के लिए चार्ली अपने एक कलीग को लेकर एक वाटर कैप्सूल के जरिए समंदर के नीचे चली जाती है। लेकिन वो जैसे जैसे धीरे धीरे समंदर की गहराई में जाने लगते हैं, ठीक तभी अजीब तरीके से उनका शिप के साथ कनेक्शन टूट जाता है। शिप की रिसर्च टीम अब किसी भी तरह उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। इधर देखा जाता है कि अजीब तरीके से उनके कैप्सूल के अंदर का ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, यहाँ तक कि कैप्सूल के फंक्शंस भी उल्टे सीधे काम करने लगते हैं। तो चार्ली के साथ उसका जो कलीग था उसका नाम था पोलैंड। ये सब देखकर पोलैंड तब जल्दी से कैप्सूल को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चार्ली उसे ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि वो यहाँ जिंदगी और मौत की रिसर्च के लिए आए हैं, इसलिए अगर वो वापस चले गए तो ये रिसर्च कभी भी पूरी नहीं होगी, और चूंकि वो ईल के बिल्कुल करीब हैं, इसलिए उन्हें थोड़ी और कोशिश करनी होगी। इस वजह से चार्ली तब जानबूझकर कैप्सूल की लाइट्स बंद कर देती है और तुरंत ही उन्हें वहाँ उस बहुत बड़ी लाइट का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है और एक भारी दहाड़ भी सुनाई देती है, जिसका नाम उन्होंने बेसिकली इल रखा है। और जब उन्हें याद आता है कि इल एक पूरे जहाज को अपने अंदर समा चुका है, ठीक तभी वो अपने वाटर कैप्सूल को लेकर ऊपर की तरफ आ जाते हैं। इसके बाद जहाज का एक छोटा कंपार्टमेंट खुलने के बाद वो जल्दी से अपने जहाज के अंदर वापस आने में कामयाब हो जाते हैं। और जहाज में लौटते ही सब उनसे जानना चाहते हैं कि क्या उन्होंने समंदर के नीचे कुछ देखा, मगर पोलैंड कहता है कि उसने कुछ नहीं देखा। लेकिन चार्ली बताती है कि उसने देखा है, उसने ईल को देखा है जो पानी के अंदर चमक रहा था। अब जहाज के अंदर इन सब बातों को लेकर डिस्कशन चल ही रहा था, लेकिन ठीक ऐसे में देखा जाता है कि उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर अब बहुत तेज तेज सिग्नल आने शुरू हो जाते हैं। और इस सिग्नल का पैटर्न देखकर ही समझ आ रहा था कि जैसे जैसे उनके बच्चों के रोने का ऑडियो स्पीड बढ़ रहा था, वैसे वैसे ये सिग्नल और तेज हो रहा था, यानी ईल शायद उनके इस रोने की आवाज पर रिस्पॉन्स कर रहा है। अब हमें उस रिसर्च शिप के अंदर एक छोटा सा पूल दिखाई देता है, जिस जगह को बेसिकली रिसर्च के लिए ही बनाया गया था, और यहीं पर उनका वाटर कैप्सूल रखा हुआ था। तो इस पूल के पास वो जर्नलिस्ट भी थी जिसने एक एक करके उन सब का इंटरव्यू लिया था। तो वो यहाँ जब इन नजारों को रिकॉर्ड कर रही थी, ठीक तभी वहाँ एक अजीब वाकया दिखाई देता है। उनके शिप के अंदर जो पूल है, उस पूल के पानी में भी अजीब सी लाइट दिखाई दे रही थी और पानी में अजीब तरीके से लहरें उठ रही थीं। तो इसे चेक करने के चक्कर में वो जर्नलिस्ट पानी में गिर जाती है। इसके बाद सीगल और लियोन की टीम जब ये देखती है तो वो उसे जल्दी से बाहर निकाल लाते हैं और उसका ब्लड टेस्ट करके देखा जाता है कि वो भी बेसिकली उसी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी है, यानी उनके शिप के पूल के पानी के अंदर भी वो बैक्टीरिया आ चुका है। मगर सबसे अजीब बात ये थी कि जर्नलिस्ट के साथ जब ये हादसा हो रहा था, ठीक तभी फिर से उनके शिप के सारे सिग्नल्स चले गए थे और जर्नलिस्ट को बचाने के बाद उनके पास और भी तेज तेज सिग्नल्स आ रहे थे, यहाँ तक कि उन्हें ईल की तरफ से एक मैसेज भी मिला था। हालांकि एक साइंटिस्ट इस मैसेज को ध्यान से देखकर समझ पाता है कि ये मैसेज इस बार समंदर के किसी गहरे हिस्से से नहीं, बल्कि खुद उनके अपने जहाज के अंदर से ही आया है, यानी इल अब उनके जहाज के आसपास ही मौजूद है। इधर सेल जब उस जर्नलिस्ट की बॉडी से निकले लिक्विड को लेकर उस पर रिसर्च करता है, तब वो देखता है कि उसकी बॉडी का पूरा लिक्विड ठीक वैसा ही हो चुका है जैसा अलग अलग मरीन क्रिएचर्स का हो जाता है, यानी इस बैक्टीरिया ने बहुत ही कम टाइम में जर्नलिस्ट की पूरी बॉडी पर कब्जा कर लिया है। ये सब देखकर चार्ली तब कहती है कि वो जब अपने वाटर कैप्सूल को लेकर पानी के नीचे गए थे, तब अपने वाटर कैप्सूल के ऊपर ही उन्होंने ईल को देखा था। हो सकता है कि उनके वाटर कैप्सूल के जरिए ही वो बैक्टीरिया शिप के अंदर आ गया हो, लेकिन इस बात को चार्ली का कलीग पोलैंड मानने को तैयार नहीं था। इधर ऐसे में उन्हें समंदर की गहराई से फिर से एक बहुत बड़ा सिग्नल मिलता है और सिग्नल का ऑडियो फुटेज चेक करके देखा जाता है कि वहाँ कुछ खास किस्म के शेप्स दिखाई दे रही थीं, जो शेप्स समंदर की गहराई से लेकर इंसानों की आकृति जैसी थीं। तो जब सारे साइंटिस्ट्स उस सिग्नल को देखने में ही बिजी थे, उस वक्त चार्ली शिप के पूल के पास थी और चार्ली यहाँ देखती है कि पूल के अंदर अब और भी ज्यादा लाइट चमक रही है और वो लाइट्स एक साथ मिलकर अलग अलग शेप्स बना रही हैं। अब अगले दिन सुबह देखा जाता है कि जो जापानी ऑफिसर उन्हें रिसर्च के लिए फंड दे रहा था, वो ऑफिसर एक हेलीकॉप्टर के जरिए उनके शिप पर चला आता है, क्योंकि वो रिसर्च के सारे अपडेट्स जानना चाहता था। इसलिए हर एक साइंटिस्ट तब एक जगह बैठकर उसे अपनी रिसर्च की हर एक बात समझाने की कोशिश कर रहा था। कल से हुई रिसर्च के बेस पर वो एक चीज समझ चुके थे कि असल में ये कोई अंधविश्वास या करिश्मा नहीं है, बल्कि वो इल नाम की चीज एक तरह की स्पीशीज है, ठीक जैसा एलियंस को कहा जाता है। यह एक ऐसी स्पीशीज है जो हजारों सालों से पानी के अंदर पहले से ही मौजूद थी, लेकिन यह शायद इंसानों के किसी बिहेवियर की वजह से जाग उठी है और उनके एनवायरनमेंट का बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो इंसानों से बदला लेना चाहती है, क्योंकि सैकड़ों सालों से इंसान समंदर पर अत्याचार कर रहा है। इसलिए वो अब किसी भी तरह ये नहीं चाहती कि इंसान फिर से पॉल्यूशन के जरिए उनके समंदर को खराब कर दे या उनका वजूद मिटा दे। इसीलिए बेसिकली वो जानबूझकर समंदर के पानी में बैक्टीरिया फैला
रही है ताकि इंसान उनसे दूर हट जाए। लेकिन समंदर ही तो इंसानों की पानी की रिसर्च का एकमात्र जरिया था, इसलिए यह तो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि इंसान समंदर छोड़ देगा। वो जापानी ऑफिसर यहाँ इस बारे में सवाल करता है कि इंसानों के लिए समंदर को छोड़ना तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, अब वो लोग क्या करेंगे। तब साइंटिस्ट्स उसे खुशी के साथ बताते हैं कि कल से वो स्पीशीज उन्हें बार बार सिग्नल दे रही है, उनके अलग अलग ऑडियो पर रिस्पॉन्स कर रही है, यानी इसका मतलब वो उनके साथ कम्युनिकेट कर रही है। इसलिए वो उनके साथ कांटेक्ट करके बेसिकली एक डील करना चाहती है जिसके जरिए उनका वजूद भी बचा रहेगा और इंसान भी समंदर का पानी यूज कर पाएंगे और शायद वो लोग अपने मिशन के बहुत करीब। दूसरी तरफ हमें साइंटिस्ट्स की एक और टीम दिखाई देती है। उन्होंने यहाँ एक खास किस्म का केमिकल तैयार किया था जिस केमिकल को पानी में डालने से वो सारे बैक्टीरिया मारे जाएंगे। इसलिए अब कई साइंटिस्ट्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि इस केमिकल को वो पूरे समंदर में डालेंगे और बैक्टीरिया को खत्म कर देंगे। लेकिन सीगल इस बात के लिए एग्री नहीं था क्योंकि उसे लग रहा था कि इससे कुछ उल्टा भी हो सकता है। लेकिन फिर भी कुछ साइंटिस्ट्स अपने शिप के पूल के अंदर ही ये रिसर्च करके देखना चाहते हैं। वो उनके पूल के अंदर वो केमिकल डाल देते हैं और पल भर के अंदर देखा जाता है कि वहाँ बहुत तेज तेज अजीब सी लहरें उठनी शुरू हो जाती हैं और महज कुछ ही सेकंड्स के अंदर वहाँ एक मॉन्स्टर साइज का जीव आ जाता है, जिसके चलते उनके जहाज का सब कुछ टूट कर तहस नहस होने लगता है। जहाज के सारे सिग्नल्स भी पूरी तरह से बंद हो जाते हैं और उनका जहाज समंदर के बीच में ही रुक जाता है, यानी वो अब समंदर के बीच में फंस जाते हैं। इससे हर एक साइंटिस्ट समझ जाता है कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें अब यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन ऐसे में देखा जाता है कि धीरे धीरे समंदर की बर्फ उनके जहाज को जकड़ रही है, यानी वो इस जहाज को रोकने की कोशिश कर रही है। अब साइंटिस्ट्स जब थोड़ा अपने शिप के बाहर देखते हैं तब उन्हें दिखाई देता है कि उस लाइट जैसी चीज ने उनके जहाज को चारों तरफ से आकर घेर लिया है, यानी वो स्पीशीज अब उन्हें इस जगह से जाने नहीं देना चाहती। यहाँ तक कि वो स्पीशीज अब शिप को खींचकर किसी दूसरी जगह ले जाना चाहती है। इधर शिप का कैप्टन डरकर बार बार इंजन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होता। असल में उन स्पीशीज ने पहले इंसानों को बैक्टीरिया के जरिए वार्निंग दी थी ताकि वो समंदर के एनवायरनमेंट को खराब न करें, लेकिन इंसान तो उल्टे अब समंदर में केमिकल मिलाकर उन्हीं को मारने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो स्पीशीज अब गुस्से में आकर उनसे बदला लेने के लिए खूंखार हो चुकी है और अब वो उन्हें समंदर से कहां ले जा रही है ये कोई नहीं जानता। ऐसी सिचुएशन में वो जापानी ऑफिसर साइंटिस्ट से जानना चाहता है कि वो इस केमिकल को पूरे समंदर में क्यों नहीं फैला देते, इससे वो स्पीशीज मर जाएंगी। ऐसे में एक साइंटिस्ट उसे बताता है कि पूरी दुनिया की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो सारी कंपनियां मिलकर भी अगर पूरी लाइफ ये केमिकल बनाती रहें तब भी इतनी क्वांटिटी में केमिकल तैयार नहीं किया जा सकता जिसे दुनिया के हर एक समंदर के पानी में डाला जा सके। अब सब कुछ ऑब्जर्व करके वो सब समझ जाते हैं कि उस स्पीशीज के चंगुल से इंसानों को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो जो चाहती है उसे सुनना और उसका फैसला मान लेना, वरना इस जहाज के सारे साइंटिस्ट्स भी आज मारे जाएंगे। इसके बाद देखा जाता है कि साइंटिस्ट्स जल्दी से उस जर्नलिस्ट की डेड बॉडी लेकर आते हैं और वो इस डेड बॉडी को समंदर में फेंक कर उन स्पीशीज को ये इशारा देना चाहते हैं कि वो उनकी बात मानने के लिए तैयार हैं। इसके बाद वाटर कैप्सूल के जरिए जब उस जर्नलिस्ट की डेड बॉडी को पानी में फेंकने के लिए ले जाया जा रहा था, चार्ली भी तब जल्दी से उस वाटर कैप्सूल में बैठ जाती है और वो यहाँ जानबूझकर अपनी छाती में एक ऐसा इंजेक्शन लगा लेती है जो बेसिकली उसी स्पीशीज के बैक्टीरिया से तैयार किया गया था। यानी यहाँ साफ पता चल रहा था कि मानव जाति को बचाने के लिए चार्ली यहाँ खुद को सैक्रिफाइस करना चाहती है, जो बात उसने अपनी टीम के किसी भी मेंबर को नहीं बताई थी। अब वाटर कैप्सूल लेकर पानी के नीचे आने के बाद चार्ली जल्दी से वाटर कैप्सूल का गेट खोल देती है और धीरे धीरे वहाँ पानी भरना शुरू हो जाता है। इसके बाद चार्ली बेहोश हो जाती है और कुछ देर बाद देखा जाता है कि चार्ली की बॉडी गहरे समंदर के बीच तैर रही है और उनके जहाज से वो स्पीशीज हट चुकी है और वो अब चार्ली को चारों तरफ से घेर चुकी हैं। हालांकि यहाँ उनकी मूवमेंट देखकर साफ पता चल रहा था कि वो शायद अब इंसानों से खुश थीं, क्योंकि चार्ली ने खुद उनके आगे सरेंडर कर दिया था। यानी उन्होंने इंसानों के साथ जो जंग शुरू की थी उस जंग में इंसानों ने उनके आगे हार मान ली है और वो जीत चुकी हैं। इसके बाद देखा जाता है कि वो स्पीशीज चार्ली को प्रोटेक्ट कर रही थी और उसे समंदर के नीचे जिंदा रखने की कोशिश कर रही थी। अब अगले दिन सुबह देखा जाता है कि उस समंदर के एक किनारे पर चार्ली को होश आ जाता है और चार्ली जब अपनी आंखें खोलकर देखती है तब हमें दिखाई देता है कि उसकी आंखों के अंदर ठीक वही लाइट चमक रही है जो लाइट बेसिकली उस स्पीशीज की थी। यानी चार्ली को बचाने के जरिए उन्होंने इंसानों के साथ दोस्ती कर ली है और शायद अब फिर से सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसे ही एक थ्रिलिंग एंडिंग के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है।